धन, दौलत, जायदाद सब कुछ था विराट की ज़िंदगी में। कुछ नहीं था तो सिर्फ सुकून। गांव में रहने वाला विराट बड़ा ही सीधा था, लेकिन अपने ही घर में उसे रोज़ एक बूढ़ी औरत दिखाई देती थी। वैसे वो औरत विराट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन रोज़ उसे अपने घर में अलग अलग जगह देखकर विराट तंग आ चुका था। अपनी इसी परेशानी को दूर करने के लिए अपने दोस्त राजेश के कहने पर विराट एक तांत्रिक के पास गया, जिसने इसका इलाज यही बताया कि शमशान में जाकर एक विधि के अनुसार उस औरत को उसकी भेंट दी जाए। विराट की हामी पर दिन और वार निश्चित कर लिया गया और निश्चित किए गए दिन विराट अपने दोस्त राजेश को लेकर उसी शमशान में रात के ठीक 12 बजे पहुंचा, जहां वो तांत्रिक पहले से मौजूद था। तांत्रिक ने विधि के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो शमशान के बिल्कुल बीचों बीच थी। तांत्रिक ने सिंदूर से एक गोल घेरा बनाया और घेरे के बाहर हर तरफ 13 दिए जलाए। बीचों बीच एक नारंगी साड़ी रखी और साड़ी के ऊपर एक सिंदूर की टिबिया। तांत्रिक ने राजेश और विराट के हाथ में एक एक नींबू दिया और उनसे खास कहा कि किसी भी हालत में नींबू को हाथ से छोड़ना नहीं है। राजेश और विराट हाथ में नींबू लेकर तांत्रिक के सामने बैठे और तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र बुदबुदाने के साथ तांत्रिक के गले से एक आवाज़ निकल रही थी। रह रहकर ठंडी हवा राजेश और विराट के आर पार निकल रही थी। तांत्रिक के गले से निकलती उस आवाज़ के साथ हवा भी तेज हो रही थी कि तभी राजेश और विराट ने तांत्रिक के पीछे से मिट्टी में एक आकृति को उभरते हुए देखा। राजेश और विराट का तो खून मानो उनकी रगों में ही जम सा गया, लेकिन तांत्रिक ने उन दोनों की तरफ हाथ से कोई भी हरकत न करने का इशारा किया। विराट और राजेश के सामने वो आकृति पूरी बनी और फिर एकदम से ढह गई। उसके बाद तांत्रिक ने विराट से कहा कि अब तुम्हारे घर में तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा। दोनों नींबू तांत्रिक ने राजेश और विराट से लिए और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। विराट राजेश को उसके घर छोड़कर सीधा अपने घर गया और गौरतलब बात यह हुई कि 2 दिन तक तो विराट को अपने घर में किसी और की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। लेकिन ये शायद तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि शमशान में तांत्रिक के पीछे उस आकृति को उभरता देख विराट के हाथ से नींबू छूटकर नीचे गिर गया था। तीसरे दिन विराट शहर से वापस अपने गांव आया। तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। घर पहुंचने के बाद दरवाज़ा खोलकर विराट जैसे ही अंदर घुसा, एक फुटबॉल उसके घर के बीचों बीच टप्पे पर टप्पा खा रही थी। विराट ने अपना पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे कहीं कोई नहीं दिखा। विराट ने सोचा शायद छत पर कोई हो सकता है, इसीलिए सीढ़ियों से होता हुआ विराट छत पर पहुंचा। पूरी छत पर नज़र घुमाई तो उसे छत पर भी कोई नहीं दिखा। छत पर हर जगह अच्छी तरह चेक करके जैसे ही विराट नीचे जाने के लिए पलटा, तो पलटते के साथ ही एक औरत के हंसने की आवाज़ विराट के कानों में पड़ी। विराट पलटा तो देखा एक औरत छत की दीवार पर उसकी तरफ पीठ करके खड़ी है। उसके खुले घुंघराले बाल हवा में लहरा रहे थे। अचानक अपने घर की छत पर किसी अनजान लड़की को देख कोई भी डर जाता, और विराट का भी वही हाल था। विराट कुछ सोचता समझता उससे पहले ही विराट की नज़रों के सामने वो औरत छत से नीचे कूद गई। ये नज़ारा देख विराट के पैर लड़खड़ाने लगे थे। विराट अपने लड़खड़ाते कदम और बिल्कुल सूख चुका गला लेकर दीवार तक गया और दीवार के ऊपर से नीचे झांका तो नीचे कोई नहीं था। विराट के लिए अपनी नज़रों पर यकीन कर पाना मुश्किल था। विराट शायद जानता था कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ। विराट तुरंत छत का दरवाज़ा बंद करके
दौड़कर नीचे आया और राजेश को फ़ोन लगाया, लेकिन लगातार राजेश का फ़ोन बंद आ रहा था। थक हार कर विराट ने यही सोचा कि अब तो वो सुबह ही राजेश को लेकर उस शमशान वाले तांत्रिक के पास जाएगा। विराट फ़ोन बेड पर पटक कर बाथरूम में गया और नल चालू करके पानी अपने चेहरे पर मारने लगा, लेकिन उसी बीच बाथरूम का दरवाज़ा विराट के अंदर रहते ही एक आवाज़ के साथ बंद हुआ। विराट पलट कर देखता, तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था। विराट ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसका मतलब ये था कि विराट के अलावा भी घर में कोई और मौजूद था। विराट ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। कौन हो तुम? देखो, दरवाज़ा खोलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन बाहर से न तो दरवाज़ा खुला और न ही किसी ने विराट की बात का जवाब दिया। विराट 4 कदम पीछे हटा दरवाज़ा तोड़ने के लिए, लेकिन तभी उसके कानों में पड़ी एक आवाज़, तू चला जा यहाँ से, यहाँ मैं अकेली रहूँगी। विराट ने अंदर खड़े ही जवाब दिया, देखो, तुम जो कोई भी हो, ये घर मेरा है। तुम मुझे मेरे ही घर से बाहर नहीं निकाल सकती। तभी एकदम से एक झटके के साथ दरवाज़ा खुला और विराट के सामने एक औरत गुस्से भरी लाल आंखें और काले दांत, राख सा चेहरा लिए खड़ी दिखाई दी। विराट के रोंगटे डर के मारे उससे सवाल करने लगे। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था। एक पल के लिए विराट ने पलक झपकाई और उसी के साथ सामने खड़ी वो औरत गायब हो गई। विराट तुरंत बाथरूम से बाहर निकला और घर से बाहर दौड़ पड़ा। दौड़ता दौड़ता विराट पहुंचा उसी शमशान में जहां तांत्रिक राख से हड्डियां टटोल रहा था। विराट ने तांत्रिक के पास जाकर उसे सारी बात बताई, तो इस पर ज़रा ऊंची आवाज़ में तांत्रिक ने जवाब दिया, वो शमशान की भूतनी है। वो अपने आसपास किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो तेरे घर में इसीलिए आई है क्योंकि तूने हाथ से नींबू गिराया था। विराट ने कहा कि डर की वजह से नींबू उसके हाथ से छूट गया था। तांत्रिक ने कहा कि वो शमशान की भूतनी बहुत ताकतवर है, मगर उसे कैसे भी करके तुम्हारे घर से बाहर करना होगा और इसके लिए भूतनी से मुकाबला करना पड़ेगा। तांत्रिक विराट के साथ उसके घर पहुंचा। पूरे घर का मुआयना करने के बाद तांत्रिक ने एक सहमी सी आवाज़ में विराट को घर के हर कोने में एक एक दिया लगाने को कहा। विराट ने तुरंत घर के हर कोने में दिया लगाया और तांत्रिक के पास आकर खड़ा हुआ, और तभी तांत्रिक ने हाथ में एक नींबू लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसी के साथ घर की लाइट्स बंद चालू होनी शुरू हुई। खिड़की दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हवा में लहराने लगे। इन्हीं हलचलों के चलते विराट का कलेजा एक बार फिर से फड़फड़ाने लगा था। तांत्रिक की आंखें बंद थी, लेकिन विराट की आंखों ने साफ साफ उसी औरत को दीवार से निकलते देखा जो विराट को बाथरूम के बाहर दिखी थी। विराट एक नज़र उस औरत को और एक नज़र तांत्रिक की बंद आंखों की ओर देख रहा था। तभी उस औरत ने तांत्रिक की ओर देखते हुए कहा, मारा जाएगा, चला जा यहाँ से, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तांत्रिक ने आंखें खोलकर ऊंची आवाज़ में मंत्र और उस औरत ने तड़पना एक साथ शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। 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 वो शमशान की भूतनी तड़पती रही और तांत्रिक ने आगे बढ़कर उस भूतनी के माथे पर वो नींबू लगाया और उसी के साथ भूतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसने तांत्रिक का गला कसकर पकड़ लिया। लेकिन तांत्रिक ने भूतनी के माथे से नींबू नहीं हटाया। उस भूतनी का एक काला धुआं सा बना और खिड़की से बाहर चला गया। गला छूटते ही तांत्रिक का खांसना शुरू हुआ।
तांत्रिक के गले पर नाखूनों के निशान छप चुके थे। पानी वानी पीकर तांत्रिक ने विराट को बताया कि जो पहले विराट को घर में बुढ़िया दिखाई देती थी वो विराट की दादी थी, और जब वे लोग शमशान में बैठकर विराट की दादी को मुक्ति दिलाने के लिए विधि कर रहे थे, तब विराट के हाथ से नींबू छूटने के साथ शमशान की भूतनी, जो इसी गांव की एक लड़की थी और स्पेन में रहती थी, उस लड़की ने वापस इसी गांव में आकर खुदकुशी की थी, जो विराट के साथ उसके घर आ चुकी थी। अमर, कुणाल और चिराग, 3 दोस्त राजस्थान घूमने गए। जोधपुर से निकलते निकलते ही उन्हें काफ़ी रात हो चुकी थी। तीनों ने पी भी बहुत ज़्यादा रखी थी। चिराग जो गाड़ी चला रहा था, उसकी नज़र सड़क से थोड़ा सा किनारे पर एक पुराने से होटल पर पड़ी। चिराग तीनों में सबसे समझदार था। उसने सोचा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना ठीक नहीं है और गाड़ी उस होटल की तरफ जाती एक कच्ची पगडंडी पर उतार दी। गाड़ी होटल के बाहर रोककर तीनों अंदर की ओर चले। कुणाल और अमर ने तो इतनी पी रखी थी कि दोनों के चलते वक्त कदम लड़खड़ा रहे थे। चिराग पीने के बावजूद भी अपने होश में था। चिराग ने ही रिसेप्शन पर खड़े आदमी से बात की और तीनों ने एक ही कमरा लिया और अपने कमरे की चाबी लेकर जैसे ही तीनों सीढ़ियों की तरफ चले तो रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए एक बात तीनों से कही, हुक्म कुछ भी हो जाए मगर रात में कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। अमर ने कहा, क्यों, रात को यहाँ भूत आते हैं क्या? रिसेप्शनिस्ट इस बात पर कुछ नहीं बोला और बस मुस्कुराते हुए बिना पलक झपकाए अमर की तरफ देखता रहा। खैर, तीनों दोस्त अपने कमरे में पहुंचे। थोड़ी और शराब पी और तीनों के तीनों सो गए। उन्हें सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक आवाज़ के साथ अमर की आंख खुली। अमर ने करवट बदली और अपने आप से ही कहा, इस वक्त कौन आया होगा? दरवाजे पर नोक 2-3 बार हुई तो अमर तंग आकर बड़बड़ाता हुआ खड़ा हुआ और वो किया जिसके लिए रिसेप्शनिस्ट ने खास तौर पर मना किया था। अमर ने दरवाज़ा खोला तो पाया बाहर कोई नहीं था। अमर ने मुंह बनाकर दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही पलटा तो खिड़की से आती चांद की रोशनी में उसने देखा कि बिस्तर पर न तो कुणाल था और न ही चिराग। अबे यार, अब ये दोनों कहाँ गए? इतना कहकर अमर ने अपना फ़ोन टेबल से उठाकर चिराग को फ़ोन लगाया तो पाया चिराग और कुणाल दोनों का फ़ोन भी टेबल पर ही पड़ा था। अमर नीचे रिसेप्शन पर गया तो रिसेप्शन पर भी उसे कोई नहीं मिला। गेट पर खड़े होकर अमर बाहर गार्डन की तरफ देखने लगा तो उसे सामने से चिराग उसकी तरफ दौड़कर आता नजर आया। दौड़ते चिराग के चेहरे पर अमर डर, भय, दुख सब कुछ देख पा रहा था। चिराग अमर से 20 कदम ही दूर रहा होगा तब अमर के कंधे पर एक हाथ आया। कंधे पर हाथ आने के साथ ही मानो अमर की बेहोशी सी टूटी और अमर पीछे पलटा तो उसे 440 वोल्ट का करंट लगा, क्योंकि उसके कंधे पर हाथ रखने वाला कोई और नहीं बल्कि चिराग ही था। अमर की फटी आंखें और खुला मुंह देखता देखता चिराग उससे बोला, अबे तू नीचे क्या करने आया? अमर ने पलटकर वापस बाहर की तरफ देखा तो बाहर उसे कोई नहीं दिखा। खैर, चिराग अमर को वापस कमरे में लाया और अमर ने कमरे में आकर देखा तो कुणाल भी बिस्तर पर आराम से सो रहा था। अमर ने सोचा उसने ज़्यादा पी रखी है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। इतना सोचकर अमर दोबारा सो गया, लेकिन एक बार फिर एक खटखटाहट की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। आंखें खोलकर देखा तो इस बार दस्तक पहले माले पर बने कमरे की खिड़की पर हो रही थी और खिड़की के बाहर अमर को
कुणाल दिखाई दिया। गर्दन घुमाकर अमर ने बिस्तर पर देखा तो कुणाल उसकी बगल में उसके और चिराग के बीच में ही लेटा था। एक बार फिर अमर खिड़की की तरफ पलटा तो इस बार उसे खिड़की के बाहर रिसेप्शनिस्ट खड़ा दिखाई दिया और फिर बिस्तर की ओर नज़र घुमाई तो बिस्तर पर भी उसके ठीक बगल में रिसेप्शनिस्ट ही लेटा था। अमर की एक चीख निकली और उसी के साथ उसकी नींद टूटी और हाँफता हुआ अमर खड़ा हुआ। अपने माथे का पसीना पोंछकर अमर ने इधर उधर देखा तो पाया एक बार फिर पूरे कमरे में अमर अकेला था। इस बार अमर को पूरा यकीन था कि ये सब न तो उसका कोई सपना है और न ही कोई वहम। अमर अपनी सोच में डूबा ही था कि कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक और उसके फ़ोन की रिंगटोन बजनी एक साथ चालू हुई। पहले अमर ने फ़ोन उठाया तो सामने से एक आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना। और उसी आवाज़ के साथ दरवाजे के बाहर से चिराग बोला, भाई अमर जल्दी दरवाज़ा खोल। अमर ने फ़ोन पटका और खड़ा हुआ दरवाज़ा खोलने के लिए। दरवाज़ा खोलते ही अमर ने पाया कि सामने चिराग ज़ख्मी हालत में उसके सामने खड़ा था। उसके सर से काफ़ी खून बह रहा था। अमर कुछ बोलता उससे पहले ही चिराग बोला, भाई जल्दी चल मेरे साथ वरना वो कुणाल को मार देगा। अमर ने कहा, कौन मार देगा? चिराग अमर का हाथ खींचता हुआ नीचे तक लाया और होटल के गार्डन से अमर को साथ लिए एक लकड़ी के कमरे तक पहुंचा जो गार्डन के बिल्कुल कोने में बना था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग ने अमर को आगे किया और खुद पीछे खड़ा रहा। अमर ने दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा ऐसे खुला मानो अंदर से किसी ने खींचा हो। कमरे में घोर अंधेरा था। अमर दरवाजे पर ही खड़े होकर अंदर झांकने लगा कि तभी चिराग ने ज़ोर से अमर को एक धक्का मारा और उसी के साथ अमर अंदर जा गिरा और खड़ा होकर अमर खुद को संभालता उससे पहले ही दरवाज़ा बंद हो गया। अमर ने खड़े होकर दरवाज़ा पीटना और चिल्लाना शुरू किया। अमर चिल्लाता रहा लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। थक हार कर अमर 10 कदम पीछे हटा और पीछे हटता हटता एक चीज़ से टकराकर नीचे गिरा। खुद को संभाल कर अमर खड़ा हुआ और जेब से फ़ोन निकालकर फ्लैश ऑन की, ये देखने के लिए कि आखिर वो किस चीज़ से टकराया था। ज़मीन पर फ्लैश मारते ही एक चीख अमर के गले में उठी लेकिन गले में ही अटक गई क्योंकि ज़मीन पर उसके सामने चिराग की लाश पड़ी थी। लेकिन अभी अभी अमर ने चिराग को बाहर देखा था और उसी ने धक्का देकर अमर को इस कमरे में बंद किया और अब ज़मीन पर चिराग की लाश को सामने पड़ा देख अमर पर एक बिजली सी टूट पड़ी थी। अमर ने फ्लैश थोड़ी आगे घुमाई तो उसे एक और झटका लगा क्योंकि अब उसके फ़ोन की फ्लैश कुणाल की लाश पर गिर रही थी। पूरे कमरे में फ्लैश घुमाने के बाद अमर को पता चला कि पूरा कमरा लाशों से भरा पड़ा था। इस बार अमर की गले में अटकी चीख निकली और इतनी ज़ोर से निकली कि पूरे कमरे में अमर की चीख गूंज पड़ी। डर के मारे अमर का खून जम चुका था। अमर भागा दरवाजे की तरफ और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा और इस बार एक ही कोशिश में दरवाज़ा खुल भी गया। दरवाज़ा खुलते ही अमर अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ा होटल से बाहर की तरफ, लेकिन 10-12 मीटर ही दौड़ पाया होगा अमर कि उसका कॉलर किसी ने पीछे से पकड़ा और एक तलवार अमर की कमर में मारकर उसके पेट से आर पार निकाल दी। अमर ज़मीन पर गिर गया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में अमर ने देखा कि उसे तलवार मारने वाला आदमी रिसेप्शनिस्ट था जिसने अमर के मरने से पहले उसे एक कहानी सुनाई। हुक्म, आपके जैसे ही 2 शराबी आए थे 5 साल पहले इस होटल में रहने। चाय का ऑर्डर दिया था। मैं चाय देने गया तो मुझसे उन लोगों ने गाली गलौज किया।
जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मेरी उनसे हाथापाई हो गई। लेकिन उनके पास बंदूक थी, उन्होंने मुझे गोली मार दी। तब से हर शराबी के कमरे पर मैं दस्तक देता हूँ और हर कोई मना करने के बावजूद भी दरवाज़ा खोल ही देता है। हुक्म। 12:40 पर सीनू घर आई और घर आते ही सीधा बाथरूम में चली गई और नल चालू करके अपने हाथ धोने लगी। सीनू के हाथों में से होकर पानी बिल्कुल गाढ़ा लाल हो रहा था, क्योंकि सीनू के हाथ खून से सने थे। हाथ मुंह धोकर सीनू ने अपने कुछ कपड़े बैग में डाले और निकल पड़ी घर से और सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ठंड और कोहरे भरी उस रात में सीनू को पूरे स्टेशन पर कोई दूसरा इंसान नज़र नहीं आ रहा था। सीनू की ट्रेन 2 बजे की थी और 2 बज भी चुके थे, लेकिन शायद ट्रेन आज लेट थी। सीनू प्लेटफॉर्म पर ही एक बेंच पर चादर ओढ़ कर बैठ गई, लेकिन उस रात ठंड इतनी ज़्यादा थी कि सीनू का वहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से ट्रेन का लेट होना सीनू को बेसब्र कर रहा था। सीनू अपने बेंच से खड़ी हुई और अपना बैग उठाकर इंक्वायरी काउंटर पर गई। काउंटर पर पहुंचकर कुछ पूछने के लिए सीनू जैसे ही थोड़ा झुकी तो उसके मन में उठा सवाल उसकी ज़ुबान पर आने से पहले ही दब गया, क्योंकि काउंटर खाली था। सीनू मुड़कर फिर से उसी बेंच की ओर चली तो देखा कि अभी अभी जिस बेंच पर सीनू बैठी थी, उसी बेंच पर अब हूबहू सीनू जैसी ही चादर ओढ़कर कोई और बैठा था। सीनू अपनी जगह पर ही रुककर बेंच की तरफ देखने लगी। उस इंसान में सीनू को काफ़ी कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि बेंच पर बैठा वो इंसान कभी अपने पैर तो कभी अपनी गर्दन नीचे से ऊपर बार बार हिला रहा था। सीनू उसके पास गई और पास जाकर उससे ट्रेन के बारे में कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी ट्रेन का हॉर्न सीनू को सुनाई दिया और कोहरे के बीच एक पीली रोशनी पटरियों पर से आती दिखी। कुछ ही पल में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। सीनू तुरंत जनरल डिब्बे में चढ़ गई। ट्रेन लगभग 5 मिनट के लिए ही प्लेटफॉर्म पर रुकी होगी और तब तक सीनू खिड़की पर खड़ी उसी बेंच पर बैठे इंसान को देखती रही, जो अभी भी वैसे ही कभी अपने पैर और कभी गर्दन हिला रहा था। सीनू ने सोचा शायद उसकी कोई और ट्रेन होगी, इसीलिए वो ट्रेन में सवार नहीं हुआ। खैर, ट्रेन चल पड़ी। सीनू डिब्बे में घुसी तो उसको पता चला कि पूरा का पूरा डिब्बा खाली था। सीनू चुपचाप अपनी बर्थ पर जाकर चादर ओढ़कर बैठ गई। 10 या 15 मिनट बाद सीनू ने सोचा कि वो बाथरूम जा आती है और फिर आराम से अपनी बर्थ पर सो जाएगी। यही सोचकर सीनू उठी, बाथरूम गई और बाथरूम से निकलने के बाद जब सीनू वापस अपनी बर्थ पर पहुंची तो जो देखा वो देखकर सीनू के पसीने छूट गए, क्योंकि उसके बर्थ के सामने वाली बर्थ पर वही इंसान चादर ओढ़े बैठा था जो उसे स्टेशन पर बेंच पर दिखाई दिया था। और वो इंसान अब भी पैर और गर्दन वैसे ही हिला रहा था। मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता था, क्योंकि वो इंसान तो ट्रेन में बैठा ही नहीं था। ट्रेन जब स्टेशन से निकली थी तब सीनू ने उसे अपनी आँखों से बेंच पर ही बैठा देखा था। सीनू को अब काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं वो इंसान उसको नुकसान पहुंचाने के लिए तो उसके पीछे नहीं है, और ऊपर से पूरे डिब्बे में वहां उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था। तभी सीनू ने देखा कि कोई स्टेशन आया है और रुकने के लिए धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार कम हो रही है। ट्रेन रुकी तो सीनू ने झट से बैग उठाया और आगे वाले डिब्बे में चली गई, लेकिन इस बार सीनू का डर और भी ज़्यादा गहरा हो गया, क्योंकि आगे वाला डिब्बा भी पूरा का पूरा खाली था। और अगर सीनू फिर से उतरकर किसी और डिब्बे में जाती, उससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। खैर, कम से कम इस डिब्बे में वो चादर वाला इंसान तो नहीं था। इस एक बात का सुकून था सीनू को। सीनू अपनी बर्थ पर जाकर बैठी पर ही थी कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सीनू के कानों में पड़ी।
थोड़ा झुककर सीनू ने बाथरूम की तरफ देखने की कोशिश की तो देखा कि अपने आप को चद्दर से ढका एक इंसान बाथरूम से निकला और धीरे धीरे चलता हुआ सीनू तक आया और ठीक सीनू की सामने वाली बर्थ पर बैठकर अपने पैर और गर्दन हिलाने लगा। ये वही इंसान था जिसे सीनू ने स्टेशन पर और फिर पीछे वाले डिब्बे में देखा था। सीनू को पूरा यकीन हो चुका था कि वो इंसान उसी का पीछा कर रहा है। सीनू ने गुस्से में उस इंसान से पूछा, क्या दिक्कत है आपको? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? तब चेहरा तो नहीं, लेकिन पहली बार सीनू ने उस आदमी की आवाज़ सुनी, भागना बेकार है। ये बात सुनते ही सीनू की रगों में बहता खून जम गया। सीनू वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वो अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, मानो उसके पैरों में जान थी ही नहीं। सीनू ने उस चद्दर ओढ़े आदमी की तरफ देखते देखते ही हवा की एक घूंट भरी कि तभी कंधे पर आए एक हाथ के साथ ही सीनू को करंट सा लगा और वो खड़ी हुई। पलट कर देखा तो पीछे पान चबाता हुआ टीसी खड़ा था और सीनू से बोला, टिकट दिखाइए मैडम। सीनू ने एक गहरी लंबी सांस ली, पलटकर उस चद्दर ओढ़कर बैठे आदमी की तरफ देखकर जेब से टिकट निकालकर टीसी को दी। टीसी ने टिकट चेक करके वापस सीनू को पकड़ा दी और टीसी उस चद्दर ओढ़े व्यक्ति को ऐसे नज़रअंदाज करके निकल गया मानो टीसी को वहाँ केवल सीनू ही दिखाई दे रही थी। टीसी के निकलते ही सीनू ने सोचा कि अगर वो टीसी से इस आदमी की शिकायत करेगी तो शायद टीसी उसकी कुछ मदद कर दे। सीनू दौड़कर टीसी के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। टीसी वापस सीनू की बर्थ तक आया और हर तरफ नज़र घुमाकर बोला, अरे बेटा, कोई भी नहीं है यहाँ पर। सीनू ने देखा तो सच में वहाँ कोई नहीं था। टीसी ने अपना नंबर सीनू को दिया और उससे कहा कि अगर सीनू के साथ कुछ उल्टा सीधा होता है तो वो टीसी के पास कॉल कर ले और तब वो आरपीएफ को साथ लेकर तुरंत वहाँ पहुँच जाएगा। इतना कहकर टीसी वहाँ से चला गया और डरती डरती सीनू अपनी बर्थ पर चद्दर ओढ़कर लेटी ही थी। उठो सीनू, देखो मैं आया हूँ। सीनू झट से चद्दर हटाकर खड़ी हुई तो जो सामने देखा वो देखकर सीनू की चीख निकल गई, क्योंकि चद्दर ओढ़ने वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ा था और इस बार सीनू उसका चेहरा साफ साफ देख पा रही थी। वो कोई और नहीं, प्रीतम था। प्रीतम के गले में चाकू आधा गड़ा हुआ था। सीनू का अपनी आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि कुछ घंटों पहले ही सीनू ने ही प्रीतम की गला काटकर हत्या की थी। दरअसल सीनू लड़कों को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाती थी और फिर उनकी ऐसी तस्वीरें निकालती जिससे वो उनसे पैसे ऐंठ सके, लेकिन प्रीतम को इस बात का अच्छी तरह पता था, इसीलिए उसने सीनू की ही तस्वीरें निकाल ली। समाज में अपनी इज्जत के खोने के डर से सीनू ने प्रीतम को डील के लिए एक सुनसान जगह मिलने बुलाया और मौका देखकर उसका गला काट दिया। ट्रेन में सीनू की मौत यानी प्रीतम उसके सामने खड़ा था। सीनू खड़ी होती उससे पहले ही प्रीतम ने सीनू का पैर पकड़ा और फुटबॉल की तरह एक बार उसे जोर से ऊपर ट्रेन की छत पर मारा और फिर नीचे। इतने में ही सीनू अधमरी हो चुकी थी। अगले दिन ट्रेन को साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी उस डिब्बे में पहुंचा तो पूरा डिब्बा खून से सना था। कहीं पर एक हाथ तो कहीं पर हाथ की उंगलियां पड़ी थी और टॉयलेट में एक लड़की की कटी हुई गर्दन मिली।